बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? नहीं जी, आज हम अपना 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि है मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग सिस्टम। और उसके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं आज, मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग सिस्टम। ये पहला टॉपिक है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं? 9th क्लास के अंदर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी वाइब्रेटरी मोशन की। उसके अंदर क्या था कि लेट सपोज अगर एक बॉडी इस मीन पॉइंट पे पड़ी हुई है, वो इस मीन पॉइंट के गिर्द रहकर टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करती है, दैट मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, या इसे हम ऑसिलेटरी मोशन का भी नाम देते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है जी? कि जो आपने फोर्स अप्लाई किया है किसी भी पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जो कि मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करना हो गया है, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके डिस्प्लेसमेंट के। जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। दूसरी बात क्या है कि वही फोर्स आपके पास डायरेक्टली टूवर्ड्स होगी उसकी मेन पोजीशन के। ठीक है, एक तो जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और डायरेक्टली टुवर्ड्स है मीन पोजीशन के। जहाँ पर भी आप फोर्स लगाएंगे, यहाँ उसे कंप्रेस कर रहे हैं या उसे स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इन दोनों केसेस के अंदर वो क्या है, दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगी, डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका क्या है जी? एक एप्लीकेशन है इसकी पहली, मास अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि मास अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम हमें किस तरह से हेल्प आउट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को जानने के लिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो पहली एप्लीकेशन से एक्सप्लेन किया है, दैट इज मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग सिस्टम। ये क्या है? स्पेशल काइंड है आपके पास ऑसिलेटरी मोशन की, बिल्कुल ऑसिलेटरी मोशन की तरह ये बिहेव करेगी, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ। लेट्स सी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं और उसके साथ एक मास को अटैच कर देते हैं, दैट इज इन रेस्ट पोजिशन। ये रेस्ट पर है, दैट्स मीन्स इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और इस पोजीशन को हम नाम देंगे O का। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, और फोर्स किस तरह से अप्लाई करनी है, इसको स्ट्रेच करना है स्प्रिंग को इस पॉइंट तक, दैट पॉइंट इज नोन एज A। जब इसको यहाँ पे स्ट्रेच करके मैं छोड़ दूंगा तो ये क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। मैं जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा ये स्प्रिंग उतना ज़्यादा स्ट्रेच होकर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन फॉर्म ऑफ X। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है कि जब मैं इसको छोड़ूंगा ये वापस कहाँ पर जाएगा, मेन पोजीशन की तरफ। द फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। सो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जहाँ पर मैंने फोर्स लगाई है उसके हवाले से, उसके लिहाज से डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, और जब मैं इसको छोड़ रहा हूँ ये दोबारा क्या कर रहा है, अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। या दूसरा केस क्या है, अगर मैं इसको कंप्रेस कर देता हूँ, सारा स्प्रिंग को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद ये दोबारा से मास क्या कर रहा है, मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। अब वो मास क्या करता है, या जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद स्प्रिंग इस मास के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ लेकर आती है, या आपकी लगाई हुई फोर्स की मुखालफत करेगी वो। तो देखिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, द फोर्स दैट पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मेन पोजीशन। वो ऑब्जेक्ट को पुश कर रही है या तो पुल कर रही है इस मेन पोजीशन पर। इज दैट क्लियर? अब मास क्या कर रहा है, आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, जब छोड़ते हैं तो ये फोर्स जो है डायरेक्ट फोर्स इज रिस्टोरिंग फोर्स, और वो उसको वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ लेकर आ रही है। ठीक है, इस दौरान जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, X का। तो जब वो दोबारा कंप्रेस होता है, स्प्रिंग जिस पॉइंट पे कंप्रेस होता है उसको नाम दे रहे हैं B का, और उस दौरान जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट इज द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो मास से पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो दैट इज X। अब यहाँ से जो फोर्स तो पीछे की तरफ लग रही है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स से कर रही है उसको दोबारा से अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रही है। दिस प्रोसेस द बॉडी मूव्स अराउंड मीन पोजीशन टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके मुताबिक हुक्सला ने बेसिकली हमें कंसेप्ट दिया था रिस्टोरिंग फोर्स का।
रिस्टोरिंग फोर्स के अलॉन्ग उसने क्या कहा था कि अगर आपके पास कोई मैस है और आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के। जितना ज़्यादा आप डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे या जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें उसके ऊपर, उतना ज़्यादा वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट के साथ नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट आपकी फोर्स के ऑपोजिट कवर अप होगा। मैंने फोर्स लगाई है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे करना चाहिए, लेकिन जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, उसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है। मेरी फोर्स के ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, दैट्स व्हाई हियर इज अ नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है, फिजिक्स का कानून है कि जहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी होती है उसको ख़त्म किया जाता है और वहाँ पर आती है इक्वालिटी और इसके साथ एक कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करेंगे हम, स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज़ kx माइनस kx। ये फोर्स बेसिकली आ जाती है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने मालूम करनी है कि कांस्टेंट क्या है, सेपरेट आउट कर लें इसको। k इज इक्वल्स टू माइनस एफ फॉर एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट किया गया। अब ये तो था हुक्स लॉ का कंसेप्ट। इसके अलॉन्ग अगर आप न्यूटन्स का कंसेप्ट देखें तो न्यूटन ने क्या बात कही थी, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन लॉ ने कहा था कि किसी भी आप मैस के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस दौरान उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू होता है, दैट्स मीन F इज इक्वल्स टू ma। अगर यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ या यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ F की, तो K की वैल्यू क्या बन जाएगी, K बिकम्स इज इक्वल्स टू माइनस ma ओवर x। कि एक्सेलरेशन कैसे बिहेव कर रहा है, तो देखें ये बाकी फैक्टर्स को दूसरी साइड पर ले जाते हैं हम। सो a इज इक्वल्स टू माइनस k ओवर m एंड डिस्प्लेसमेंट x। अच्छा, अब एक बात नोट करें, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पर मैंने जो कांस्टेंट इस्तेमाल किया, दैट कांस्टेंट इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये तो खुद ही बता रहा है कि मैं कांस्टेंट हूँ, और मैस इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैस भी चेंज नहीं हुआ, जितने kg का मैस था वो उतना ही है। दैट्स मीन कि ये पूरा फैक्टर जो है हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो फोर्स आपने लगाई थी उसके बाद जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, द एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। कि एक्सेलरेशन भी जो है वो प्रोड्यूस होगा आपके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये था इसका कॉन्सेप्ट न्यूटन्स का, और हुक्स ने आपको बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दिया है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इसके k के यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं कि k के यूनिट्स किस तरह से आएंगे। यूनिट्स देख लें, यूनिट्स ऑफ k, ओके, k इज इक्वल्स टू F for x, the unit of force is Newton represented by N, and the unit of displacement is represented by meter. So the unit is Newton per meter. Okay. अच्छा, अब इस दौरान जो इस प्रोसेस को टाइम पीरियड रिक्वायर्ड था कि किस टाइम के अंदर जब आपने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके छोड़ा और वो टू एंड फ्रो अपनी मीन पोजिशन के गिर्द रहकर मूव करता गया और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो दोबारा से अपनी रेस्ट कंडीशन पे आ गया। इस दौरान उसको टाइम पीरियड कितना लगा है, तो उसके लिए फॉर्मूला गिवन है टाइम पीरियड का, या फर्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, डिस्कस किया हुआ वहाँ पे कि ये फॉर्मूला किस तरह से है। द फॉर्मूला इज T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m और k। अब अगर यहाँ पे आप नोट करें तो ये जो दो फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं 2 पाई, डेयर फैक्टर्स आर कांस्टेंट फैक्टर। ये फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंस देखें टाइम पीरियड की, कि इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जो टाइम पीरियड आपने निकाला है T इज इक्वल्स टू 2 पाई, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो वो डिपेंड करेगा मैस पे, और दूसरा वो डिपेंड कर रहा है जी
स्प्रिंग कांस्टेंट पे कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो किस तरह का है। अब स्प्रिंग भी आपके पास दो तरह, एक जो स्प्रिंग होता है वो स्टिफ होता है और दूसरा सॉफ्ट होता है। तो जो स्टिफ स्प्रिंग होगा हार्ड स्प्रिंग, उसके अंदर के की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। जो सॉफ्ट स्प्रिंग होगा उसके अंदर के की वैल्यू भी कम आएगी। तो डैट्स मीन कि ये जो फैक्टर है स्प्रिंग स्टिफ भी हो सकता है और दूसरा सॉफ्ट भी हो सकता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग अलग हैं। स्टिफ स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के, कि जब आपके पास स्प्रिंग जो है वो स्टिफ होगा तब जो कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है स्प्रिंग कांस्टेंट की वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अगर स्प्रिंग सॉफ्ट है तब वहाँ पे हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के। तो जब सॉफ्ट स्प्रिंग होगा तब आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, कम। तो इस तरह से स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग भी डिपेंड कर रही है इस कांस्टेंट के ऊपर कि आया कि स्प्रिंग आपके पास किस तरह का है। तो ये था सारा सिनेरियो इस टॉपिक के रिलेटेड, दैट इज़ मैच अटैच्ड टू अ स्प्रिंग सिस्टम। इसके अंदर डायग्राम है, उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स है, फिर हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ के बाद फिर न्यूटन का अगला कॉन्सेप्ट है, उसके बाद उसका टाइम पीरियड है और फिर डिपेंडेंस आती है किस तरह से स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग डिपेंड करती है इसके टाइम पीरियड के ऊपर। तो ले जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। मजीद आगे आने वाली अपडेट वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।